ठीक है। पहला सवाल है, एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का अंतर इतना है, हानि 40% है, तो विक्रय मूल्य हमको बताना है। भाई देखो 40 यानी कि ये मान दिया गया था हमें 40 का, और हमसे पूछा गया था विक्रय मूल्य यानी कि 60 का मान। तो इधर कर देंगे तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 6 चरंग 36 हो गया, 6 पंजे 30 और 3 33 हो गया, यानी कि 336 आंसर। भाई देखो सीपी अगर हमारे पास रहा होगा तो एसपी हमारे पास 60 रहा होगा, तभी तो 40% की हानि हो रही है। इन्हीं दोनों का डिफरेंस हमारे पास 40 है, क्वेश्चन में 224 है, 60 का मान निकालना था, आंसर आ जाता। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है, 13 सत्ते 91, 13 12 का डिफरेंस 1, 7 एकम 7 हो गया, 14 से 7 गया 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, यानी कि 70 आंसर आ गया, क्योंकि 40 भी 60 कर लिया, 60 में 10 जोड़ दिया, 70 हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देखो 0.444 और ये 4 प्लस में करना है 0.2222, यानी कि 0.6 आ गया, वो भी बार में आ जाएगा, यानी कि 6 लिख देंगे, जितने के ऊपर वार है उतने 9 नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, आंसर। अगला सवाल, उमेश एक वस्तु को बेचता है और 75% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। भाई क्रय मूल्य 100 है, प्रॉफिट चाहिए 75%, तो 175 ही हो गया, बस 25 चौकू 100, 25 सत्ते 175। अगला सवाल, हितेन अपने पेन का मूल्य इतने रुपए अंकित करता है, 20% की छूट देने के बाद भी वह 25% का लाभ कमाता है, पेन का क्रय मूल्य बताना। भाई इतने अंकित करता है, यानी कि 125 का मान हमें दिया गया था 15,625, और हमें 20% छूट यानी कि 80 का मान निकालना था, तो ये हो जाएगा 15 25 पंजे 125 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, और 2 और 5 हो गया, इधर करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 एकम 5 क्या किया मैंने, ठीक है, 5 एकम 5 एक बचा, 5 दूनी 10 होगा, 55 25, 8 का गुणा कर देंगे 0, 8 पन्ने 40, 12 अट्ठे 96, 400, यानी कि 10,000 आंसर। भाई नहीं समझ में आया, देखो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट रेशियो लिखना है, लाभ का बोल दे तुरंत इसके नीचे, छूट वाला तुरंत इसके नीचे, ये आता कैसे, मार्क प्राइस पर हमेशा छूट दी जाती है, बिल्कुल ये बराबर में हो गया सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट के, ठीक है, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया, यानी कि सॉरी कॉस्ट प्राइस के उसमें प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, वहां से बना है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट रेशियो आपको बनाना आना चाहिए, तो वही चीज मैंने डायरेक्ट अप्रोच कर दी, और इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, यही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बाई और जेड मिलकर 20 दिनों में, जेड अकेले 60 दिनों में, बाई अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, डायरेक्ट लिखना है, 20 गुणे में 60 बटे में 40, 20 दूनी 40, 30 आंसर। भाई बहुत सिंपल सवाल है ये, तो ये 20 दिन में कर रहा है, जेड कर रहा है 60 दिन में। अब हमने एलसीएम ले लिया, यानी कि 20 गुणे में 60 टोटल वर्क हो गया, इसकी इफिशियंसी 60 हो गई, इसकी 20 हो गई। अब जेड की जब 20 है तो 60 और 20 का डिफरेंस 40, तभी तो जेड बाई की 40 आएगी, तो वही चीज हम डायरेक्ट कर लें, क्या दिक्कत है। अगला सवाल, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप इतना है, इसका एक विकर्ण इतना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। देखो समचतुर्भुज और स्क्वायर केवल दो ही ऐसे हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। एक विकर्ण 80 है तो 80, और हाँ ये भी है कि बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। हमें परिमाप दे दिया था 200, यानी कि 4 बराबर में 200 दे दिया, तो एक बराबर में 50 हो गया, यानी कि ये कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है, बस खत्म हो गई कहानी। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो अगर इसका एरिया लिखोगे 1/2, 30 गुणे में 40, गुणे में हम 4 लिख सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट लिखना हो तो 80 गुणे में 30 30 60 लिख सकते थे, और बटे में 2 लिख सकते थे। भाई यहाँ पर और कुछ भी मैंने नहीं किया, अगर हम मान लो इसको 60 बना दें तो देखो 1/2 गुणे में 30 गुणे में 2 करेंगे, और गुणे में 40 गुणे में 2 करेंगे, और बटे में भी तो 4 लाना पड़ेगा, इनटू में 4 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। देखो बाकी यही चीज तो बची है जो चीज यहाँ पर करने जा रहा था, आंसर 2400। और अगर देखो यही होता है कि आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखें ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कुछ भी भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आप बना लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। छूट की दर ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि सबसे पहले तो हम डिफरेंस ही देख लेते हैं, तो 10 से 2 गया 8 हो गया, 9 से 8 गया तो सॉरी 17 से 8 गया तो 9 बच गया, और इधर 11 से 4 गया तो 7 हो गया। अब इतनी छूट दी गई, किस पे दी गई थी, 2 2 8 0, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि कैंसिल आउट हो गया। अब 8 में किसका गुणा करें कि हमको 8 मिल जाए, 8 चौक 32 से तो मिलेगा नहीं, ये हो सकता है 8 या 24 से भी नहीं मिलेगा, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं।
अब 25 दूनी 50 होता है, इतना तो नहीं पहुंच रहे हैं। 35 दूनी 70, 70 तो पहुंच रहे थे, आंसर लगा दो। अगर नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें ऑप्शन में देखा 3, तो 3 अट्ठे 24, हासिल लगा दो। 3 दूनी 6, 2 8 हो गया। 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 4 गया तो 4, 9 से 8 गया 1, और 7 से 6 गया 1, उतारा लेंगे 0 का। 5 का गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 हो गया। 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया। 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया। देखो कैंसिल आउट हो गया। नहीं तो आप सिंपल भी 7 से भी काट सकते थे क्या। 7 तियां 21 हो गया, नहीं कटता। आपको 4 से काट लेना था, नहीं कटता। 3 से काट लेना, नहीं कटता। 2 से काट लेते, कैसे भी तो काट के आंसर ले ही आते। ठीक है, अगला सवाल। 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत कितना होगा। तो देखो 70 से 144 तक की बात कही तो 13 छक 78 होता है, यानी कि इसके बाद 78 नंबर आ जाएगा। और 13 ने में 13 धाम तो 130 होता है। 13 और 11 का गुणा करेंगे 143। ठीक है, इसके पहले जस्ट आएगा जो 13 से डिवाइड होगा 144। अब इनमें सब में डिफरेंस कितने का रहा होगा, 13 13 का चलता रहा होगा। यानी कि डिफरेंस जब बराबर होता है तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में क्या कर देते 2, यानी कि 8 3 11, हासिल लगा 1 हो गया। 8 4 12, 2 हो गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, आंसर। अगला सवाल। 2 रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति घंटा और इतने की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। उनकी लंबाइयां क्रमशः 300 मीटर 480 मीटर है। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। एक ही दिशा में चल रही थी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 4 3 780, और एक ही दिशा में तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। 6 से 4 गया 2, 8 से 3 गया तो 5, गुणे में 5 बटे में 18, क्योंकि हमसे सेकंड में आंसर पूछा है। तो यहाँ पर करेंगे 52 गुणे में 5, 18 ऊपर चला जाएगा। तो इधर 13 चौकू 52 हो गया, 13 छक 78, 5 चौकू 20, 20 तियां 60, 18 तियां 54 सेकंड, आंसर। आसान था। अगला सवाल। चेतन अकेले प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 6 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। रश्मि अकेले उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है। उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा। तो सबसे पहले चेतन की बात करें, 5 घंटे काम करके 6 दिन में समाप्त किया। इसी तरीके से रश्मि की बात करें तो 10 घंटे काम करके 2 दिनों में समाप्त किया। 2 तियां तो 6 हो गया, 5 दूनी तो 10 हो गया, यानी कि C अपॉन में R, 5 दूनी 10 और ये 3, ये आगे इनकी क्या इफिशियंसी निकल के आगे। यानी कि टोटल अगर वर्क लिखें तो 5 घंटे में कौन, चेतन, चेतन की इफिशियंसी 2 और 6 दिनों में, ये टोटल हो गया हमारा क्या वर्क। अब उसी काम को 4 दिनों में करना है भाई, इसी काम को हमें 4 दिनों में करना है। और कह रहा था कि एक साथ मिलकर, यानी कि दोनों की इफिशियंसी 5 हो गई। कितने घंटे काम करना होगा, तो यहाँ पर देखो ऐसे लिख लो, H घंटे काम करना होगा। 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि H बराबर कितना आ गया 3 घंटे आ गया। बात खत्म। अगला सवाल। सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 बन गया, ठीक है, ऊपर बन गया 0.25। इधर करेंगे तो ये तो पूरा मल्टीप्लाई था, यानी कि 0.25 इंटू में 0.25 इंटू में 0.25, तो ये इससे कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएंगे 4 जीरो ऊपर। ठीक है, तो 25 चौकू 100 हो गया, और इधर 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कि ये 16 गुना, आंसर आ गया 16। अगला सवाल। यदि ए और बी की आयु का अनुपात इतना है और उनकी आयु का योग इतना है तो बी की आयु कितनी होगी। 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था 16। ठीक है, बाकी भी आसान था। 7 बराबर में 28, तो 4 बराबर में 16। अगला सवाल। HCF फाइंड करना था, सिंपल सा। देखो 31 73 में कुछ कॉमन तो है नहीं, आंसर 1 आ गया आपका। अगला सवाल करते हैं। 50 प्रेक्षणों का औसत 23 निकाला गया। उन प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण इतने इतने को गलती से इतना इतना मान लिया गया। प्रेक्षण का सही औसत कितना था। तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेते। 6 3 9 9 9 18, हासिल लगा 1, 2 3 2 5 6 5 11, इनको जोड़ेंगे 9 8 17, हासिल लगा 1 हो गया। 4 3 7 7 6 13, यानी कि इतना मान लिया गया। तो एक चीज बताओ, पहले तो कम था, अब ज्यादा ले लिया गया, इसका मतलब एवरेज 23 से तो कम आएगा। तो आंसर 1 तो कैंसिल आउट हो गया। कभी कभी ऑप्शन में बहुत अच्छे दे देता है, तो आपको देखते ही आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना ज्यादा ले लिया गया, 17 से 8 गया तो 9 हो गया, और 2 से 1 गया, 1 19 ज्यादा ले लिया गया, यानी कि ये 19 टोटल तो कम होगा, लेकिन एक लोगों में कितना कम होगा भाई। टोटल कितने प्रेक्षण थे, लोगों का मतलब प्रेक्षण है यहाँ पर, बटे में 50 कर देंगे।
समझ में आ गई। इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा कर दो, यानी कि 23 से हमें 19 दूनी 38.38 हमें हटाना पड़ेगा। 23 से 1 गया तो कितना बचेगा 22, और फिर 100 से हम घटा देंगे 38, तो ये बच जाएगा 62, यानी कि ओरिजिनल हमारे पास ये एवरेज रहा होगा। अगला सवाल, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि 3 संख्याओं का योग इतना है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 9 है। 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में था, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 बराबर में दिया था 480। ये क्या गुना हो रहा था 20 गुना, तो 9 का 20 गुना 180 आंसर। अब ये भी तरीका से कर रहे होंगे लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कर रहे होंगे, तो टाइम यही तो बचेगा। आप कितने मिली सेकेंड भी बता रहे हो तो बहुत होता है एग्जाम के लिए, टाइम आपको बहुत कम मिलता है। साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर वह स्वयं का कितना गुना हो जाएगी? अब देखो 1 से 5 हुआ है तो कितना ब्याज मिल गया 4, कितने वर्षों में 8 वर्षों में मिला। अब कह रहा था कि कितने वर्षों में, यहाँ पर नहीं पता है, 24 वर्षों की बात की है, यानी कि कै गुना हो रहा था 8 तियां 24, तो इधर भी ब्याज कै गुना मिलेगा 3 गुना मिलेगा, यानी कि 4 तियां 12, तो 12 मिला, 12 और 1 13 टोटल हो गया। तो हमें क्या निकालना था कितना गुना हो जाएगा, यानी कि अगर हम गुने की बात करें तो ये 13 गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या गुना हो रहा था, ये 5 गुना हो रहा था, इसी तरीके से ये 13 गुना। अगला सवाल, 75% ऑफ दिस नंबर, यानी कि 25 तियां 75 हो गया, 25 चौकू 100, 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, 3 चौकू 12, यूनिट डिजिट से काम हो गया। 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिका 9 आंसर। ये बहुत आसान था। A1 का भार A2 के भार का 6 गुना है। A2 का भार A3 के भार की तुलना में 50% अधिक है। यदि तीनों का औसत भार इतना है तो A1 का भार कितना होगा? A1, A2 और A3। 50% का मतलब होता है 1/2। अगर A3 2 है तो ये 3 हो गया। A2 का 6 गुना A है, यानी कि ये 18 हो गया। कह रहा था तीनों का औसत भार इतना, A का हमें निकालना था, यानी कि 18 का मल्टीपल भी हम चेक कर सकते थे, ठीक है। बाकी एवरेज देखेंगे, 18 3 21 21 2 23 हो गया, 23/3 एवरेज हो गया। इसका मान दिया गया था 299, हमें निकालना था 18 का मान, यानी कि 299/23 हो गया। ऊपर पहुंच जाएगा 3 गुणे में 18, यानी कि 23 एकम 23 हो गया, बचा 23 तियां 69 हो गया, 18 तियां 54, 54 गुणे में 13 हो गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया। 13 पंजे 65, 65 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13 चौकू 52, 13 पंजे 65 और 5 70 हो जाएगा। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतने रुपए, उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो पहली कंडीशन में प्रिंसिपल हमारे पास 100, रेट हमारे पास 7 और हमारे पास क्या दिया था, टाइम था 7 और रेट थी हमारे पास 10%, तो यहाँ से SI निकालते तो 70 आ जाता। दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल 100 और कह रहा था रेट 20 हो गई, ठीक है, टाइम हमको 2 वर्ष। अब यहाँ से हमें निकालना है इसका CI कितना होगा, तो CI निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पता है और आप इसमें जनरल भी कर सकते हैं। पहले तो 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालते कैसे हैं, इस तरीके से, यानी कि 20 20 40 हो जाएगा, 40 और 4 44% आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, ये CI आ गया, यानी कि 70 का मान दिया गया था 21630, हमें निकालना था 44 का मान। बस खत्म हो गया सवाल, 0 हो गया। इधर करेंगे तो ये 7 तियां 21, 0 7 नेम 63, 9 चौक 36, यूनिट डिजिट से काम हो गया बस, ठीक है। नहीं होता तो 11 गुणे 4 करके वहां से भी कर सकते थे इस तरीके से, 4 नेम 36, 4 तियां 12, गुणे में 11, यानी कि 6 6 3 9, 3 2 5, 2 1 3 और 1 आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए भाई 26 की शिफ्ट 2 के भी हमने 20 सवाल कर